HSE मैनेजमेंट में हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसको कहा जाता है इसमें HSEMS, यानी कि हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। अरे स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरण और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, यानी कि हमें हेल्थ के बारे में मैनेजमेंट करना है, सुरक्षा सेफ्टी के बारे में मैनेजमेंट करना है और इन्वायरमेंट के बारे में भी मैनेजमेंट करते हैं। और ये मैनेजमेंट जिस प्रोसीजर के तौर करते हैं, इसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रणाली कहते हैं। ठीक है, यानी सिस्टम करते हैं। यानी कोई भी अगर हम हेल्थ के लिए जो हमारा मैनेजमेंट होगा वह एक सिस्टम के तहत होगा, सेफ्टी का जो मैनेजमेंट होगा वह एक सिस्टम के तहत होगा, एनवायरनमेंट बचाने का जो हमारा मैनेजमेंट होगा वह एक सिस्टम के तहत होगा। इसलिए इन तीनों को बचाने के लिए यानी कि हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इसमें 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट के मतलब हो गया कि इसके 8 तत्व ऐसे हैं जिससे ये पूरा होता है। स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण, इन तीनों को बचाने के लिए हम इन 8 एलिमेंट के बारे में हमें फोकस देना जरूरी होता है, उन पर ध्यान देना जरूरी होता है, उनको फॉलो करना जरूरी होता है, उनको प्रोसेस करना उनका जरूरी होता है। तो इसमें पहला एलिमेंट क्या है जिनको आसानी से आप याद कर सकते हैं, तो ये पहला होता है लपोरियम, यानी कि LPORIAM। इन पहला लेटर से आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या है कि L यानी कि लीडरशिप और ये कमिटमेंट, लीडरशिप कमिटमेंट। तो इसमें सिर्फ L उसमें लिया है, जहां लीडरशिप होगा वहीं कमिटमेंट होगा और जहां लीडरशिप नहीं रहेगा कमिटमेंट नहीं होगा, तो इसलिए वहां L। तो लीडरशिप क्या है कि कोई भी पॉलिसी को चलाने के लिए उसका नेतृत्व करना जरूरी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रहना जरूरी है। अगर हेड नहीं रहेगा कंपनी चलेगा जी, नहीं चलता है। एक आदमी का हेड होना एकदम जरूरी है। काउंटी चलाना है तो काउंटी के लिए एक हेड होता है। अब वो चाहे जिस काउंटी में जैसी रूल ऑफ सिस्टम हो, जैसी रूल हो, कहीं प्रधानमंत्री मेन हो जाते हैं, कहीं राष्ट्रपति मेन हो जाते हैं, तो अपने संविधान के अनुसार तो उसको फॉलो करने के लिए उसका प्रमुख व्यक्ति को चुना जाता है, जिसका नेतृत्व सारे लोग कबूल करेंगे, सारे लोग मानेंगे। तो कोई कंपनी होता है तो कंपनी के लिए अब देखा जाएगा कि कोई पॉलिसी हम दे रहे हैं तो किस आदमी को दे रहे हैं, तो उसके लिए एक नेतृत्व करने के लिए हमें लीडरशिप की जरूरत होती है। यानी एक ऐसे पर्सन, नेता नहीं, हाँ नेतृत्व करने वाला नेता होता है। अब वो नेता फील्ड वाला हो या चाहे कंपनी का हो, तो ये नेतृत्व करेगा, नेता ही होता है। चलो एक सबसे लीडरशिप निभाने वाला है, ये मेन प्रमुख जिसको कहा जाता है, तो प्रमुख व्यक्ति होता है और वो कंपनी के अंदर ही होता है। जैसे कंपनी का मेन आदमी हो गया, मेन आदमी कहीं से कुछ ले आया, कोई भी पॉलिसी ले आया, कोई भी प्रोजेक्ट ले आया और ले आकर के किसको देता है, अपने से जूनियर को देता है, अपने से जूनियर उठा करके अपने से जूनियर को देगा, अपने से जूनियर उठा करके अपने से, यानी कि सबसे मेन वाले के पास हर चीज की खबर होनी चाहिए। तो वो और वही बताएगा कि इसको क्या कैसे फॉलो करना है, ये किसको देना है, किसको नहीं देना है वो जानता है। तो जिसको वो जानता है उसी को देगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी पॉलिसी ले आकर के वो अपने पास रख ले, फॉलो नहीं हो पाएगा। वो ले आकर के अपने अनुसार वो चुनेगा कि हमारे बाद कौन है जो इसको फॉलो कर सकता है, तो उसको पहुंचाएगा, उसको देगा। वो अपने वो जो सेकंड पर्सन होगा वो अपने से थर्ड पर्सन के लिए पर्सन को ढूंढेगा, वो उसको दे देगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग जान जाते हैं। लेकिन सबसे पहला नेतृत्व कौन करता है, तो एक पर्सन होता है जो मेन होता है जी। और वो कितना प्रतिबद्ध है, कमिटमेंट करता है या उस कितना प्रतिबद्ध है, कितना वो अपने आप में किसी भी काम को बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है, ये कमिटमेंट उसका होता है। प्रतिबद्ध है या नहीं। अब ले आया कोई पॉलिसी ले आकर के रख दे, छोड़ो इसे क्या मतलब, तो आगे नहीं बढ़ेगा। अब वो ले आएगा, ले आकर के उसके प्रति अब उसको हेडेक हो गया, उसको एकदम टेंशन हो गया कि नहीं ये फॉलो होना चाहिए, तो वो अपने से जूनियर को सब में ही कहेगा कि नहीं सबको बांटना है, इसमें ये सबको बताना है, ये सबको सबके पास पहुंचा देना है इस पॉलिसी को, तो सारे लोग उससे पहुंचना सारे लोगों के पास चल जाएगा। अब उसके बाद कैसे पहुंचाना है, लीडरशिप कहेगा कि तुम
इसमें पढ़ लो क्या है क्या नहीं है, और कितना है उतना बताओ, जितना रहता है उतनी उस पॉलिसी को आगे बढ़ाओ। ये कमिटमेंट यानी कि कितना वो प्रतिबद्ध है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेन किसी भी कंपनी का मेन सुस्त हो, लेजी हो, अनकेयर हो, तो कंपनी के सारे लोग अनकेयर सुस्त, कंपनी बैठ जाएगी एक जगह कुर्सी पकड़ के, और सारे लोग निकल करके जैसे तैसे चले जाते हैं। लेकिन मेन आदमी हार्ड होता है, हार्ड वर्क करने वाला होता है, तो सारे वर्कर भी नीचे से लेके ऊपर तक ले सब लोग एकदम हार्ड वर्क करेंगे। और जो मेन आदमी हार्ड वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल वर्क करे, सॉफ्ट वर्क करे, यानी कि वो अनकेयर रहेगा, तो सब लोग अनकेयर रहेंगे। स्टेट बैंक है ना जी, मैनेजर अगर टाइट मिल जाता है, सब लोगों से काम एकदम टाइम पर कराएगा। ब्लॉक का वीडियो सुस्त आ जाए, ब्लॉक में सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। जिला में डीएम आ जाए, सब उसी तरह धरे रह जाएगा। लेकिन वही डीएम अगर एकदम हार्ड वर्क करने वाला आएगा, कठिन परिश्रमी होगा, वो समझता होगा कि नहीं किसी काम को कैसे करना है, कितना जल्दी करना है, कितना लेट से करना है, और वो काम तेजी से कराना शुरू कर दे, सब लोग करना एकदम शुरू कर देंगे। दरोगा पुलिस स्टेशन में लूज आ जाए, उसको कोई मतलब ही नहीं है, कहीं लड़ाई हो, झगड़े हो, दंगे हो, फसाद हो, से कोई मतलब नहीं, तो सब लोग उसके जितने भी उससे जूनियर है, सिपाही है, मुंशी है, सब एकदम से है, उसको क्या, जब उनको फिक्र नहीं तो हमको क्या फिक्र है। और जब वो एक्टिव रहेगा, सब साहब आ रहे हैं रुक चलिए, ऐसे हो जाता है। तो इसमें नेतृत्व जितना हार्ड होता है उतना ही तेजी से कोई पॉलिसी बढ़ती है, सब लोग उसे मानेंगे, सब लोग उसे फॉलो करेंगे, सब लोग एक दूसरे को बताएंगे। और जिसका नेतृत्व लूज होता है, कमजोर होता है, वो पॉलिसी नहीं बढ़ पाती है या उसके प्लान नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले एक मेन आदमी का होना एकदम जरूरी होता है। जैसे कोई कंपनी अगर एचएससी के बारे में कोई एप्लीकेंट उस पर नहीं गया होगा, वो नहीं रखेगा, कोई भी सेफ्टी ऑफिसर को नहीं रखेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर प्रेशर बनेगा तो वो अपने से जूनियर को कहे कि ढूंढो कहाँ है, झोला लेके जाओ बाजार में कहीं मिल जाए, आदमी बाजार में मिलेगा जी नहीं, वो ढूंढेगा कहाँ से हम ले आए, ले आकर के अपने कंपनी में उसको इन्वॉल्व कराएगा, ज्वाइन कराएगा, एम्प्लॉय बनाएगा उसे। लेकिन अगर यही इसके ऊपर कोई अगर नहीं है, आपकी कंपनी की जांच हो या कंपनी में अगर कोई किस्म का वांट्स कब निकलता है, जब उसका नीड होता है, जरूरत होता है। और जब जरूरत नहीं होगा, कोई नीड नहीं, चलो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव आएगा तो वो अपने ऊपर दबाव को सहन नहीं करेगा, कहेगा कि नहीं अगर दबाव है तो इस दबाव को कैसे हमें हैंडल करना है, वो हैंडल करने के लिए उसे आदमी चुनेगा और आदमी चुन करके उस जगह पर रख लेगा। तो अगर कंपनी में इंफॉर्मेशन आ गया उसके ऊपर से, यानी कंपनी ना आपका है, गवर्नमेंट तो आपका नहीं है, गवर्नमेंट तो अलग है जी। लेकिन गवर्नमेंट ही अगर आपके हर ऐलान कर दे, बता दे कि सारे कंपनियों को सेफ्टी ऑफिसर को रखना अनिवार्य है, या सारे कंपनियों को एचएससी मैनेजमेंट रखना जरूरी है, अनिवार्य है, तो अभी शुरू कर देंगे। अब भाई रखे तो रखे कैसे, इसको मैनेजमेंट करे तो करे कैसे, तो इसके लिए खास करके भाई सेफ्टी ऑफिसर को पकड़ा जाए। कहाँ दहा रहा है जाके देखो तो, अपने से जूनियर खुद तो नहीं जाएगा, लेकिन अब से जूनियर तबू इधर उधर फोन कर करके तलाश करेगा, ढूंढेगा और ले आकर के रखना शुरू कर देगा। तब जिससे तो जब ऊपर से दबाव आएगा तो वो रखेगा, दबाव नहीं आएगा कोई उसे परवाह नहीं, वो तो सोचेगा कि एक्स्ट्रा रखने से क्या फायदा है। लेकिन अगर इसके फायदे नुकसान वो देखेगा, समझेगा, तो जल्दी से कहेगा कि परसों नहीं काल की डेट में आना चाहिए। लेकिन अगर वो समझता नहीं है, नहीं जानता है उसके बारे में, कभी 2 महीना बाद रखेंगे, 3 महीना बाद रखेंगे, 6 महीना बाद रखेंगे, साल भर कट जाएगा, उसके बाद अगला साल सोचा जाएगा। लेकिन उसके फायदे अगर वो समझेगा तो समझने के बाद वो कल परसों नहीं कहेगा, जितना जल्दी हो उतना जल्दी ढूंढ के ले आओ। तो उसमें लीडरशिप का होना एकदम जरूरी है। किसको फॉलो करने के लिए? हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट सिस्टम को बरकरार रखने के लिए लीडरशिप का होना जरूरी है। तो लीडरशिप कौन पर्सन होता है? कंपनी का कोई हेड, कंपनी का वो पर्सन जो उसके अंदर में हैंडल कर होता है कोई भी प्रक्रिया, और वो कितना कमिटमेंट वाला है, कितना वो प्रतिबद्ध है इसके लिए। इसके लिए
HSC के लिए, अगर HSC के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध है तो पर्सन को बहुत तेजी के साथ ढूंढेगा, और कम प्रतिबद्ध रहेगा वो ले आकर के रख दिया अलमारी में पड़ा हुआ है, कोई फिक्र नहीं होगा। तो ये दूसरा एक हो गया। ये दूसरा आता है पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक उद्देश्य। अब हम ले आए कोई पॉलिसी, तो पॉलिसी जैसे मान लीजिए एजेंट लोग होता है वो LIC वाले, तो उनको जो भी पॉलिसी मिलता है सबको मिल गया है भाई 10 पॉलिसी करना है, तो 10 पॉलिसी मिल गया उनको करने के लिए, तो 10 भरे आकर के सोचेंगे बैठे रहेंगे, नहीं, फील्ड में वर्क करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, लोगों को 50 गो लोगों को पकड़ पकड़ करके उसे समझाएंगे, तो उसमें से 5 आदमी तैयार होकर कि हाँ सही कर रहे हैं। 45 आदमी कुछ नकार दे, 40 आदमी नकार सकता है, 5 आदमी उसमें सस्पेंशन में होगा कि सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। ये हमारे मरने के फायदे गिना रहा है कि हमारे जीने के फायदे गिना रहा है, सोच में पड़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर पॉलिसी आती है तो उस पॉलिसी को मानने के लिए कितना लोग तो समझ नहीं पाएंगे, और जो समझेंगे उसमें कुछ डाउट होगा, और जो समझ गए पूरी तरह से वो जल्दी से कहेंगे हाँ जी आज छोड़ कल ठीक है हम मान लिए ये सही है जी, हाँ ये सही है, ठीक है। तो उसमें होता है पॉलिसी आता है, उस पॉलिसी को किस उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ाना है, उसका उद्देश्य क्या है, कैसे बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ाना है, कौन सा तरीका है, तो उसके लिए रणनीति अपनाया जाता है। इसको प्रचार किया जाए तो बढ़ेगा, या इसको लोगों को मीटिंग करके बुला करके बताया जाए तो बढ़ेगा, या इसके लिए पर्सनल कोई व्यक्ति रख करके इसको बढ़ाया जाए। तो ये हो जाता है आपका पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उसका रणनीतिक उद्देश्य। इसका रणनीति कैसे हम करें, कैसे लोगों तक पहुंचाए, कैसे बढ़ाए, कैसे हम एक दूसरे को बताए, तो कैसे हम बताएंगे। तो कोई भी पॉलिसी, ये पॉलिसी टोटल जितना भी होता है इसकी पॉलिसी हो गया है जी। अब पॉलिसी के बढ़ाने के लिए इन पॉलिसियों को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे बताना है लोगों को, तो लोगों से संपर्क करेंगे तब ना। लेकिन लोगों से कैसे संपर्क करें, हमें कंपनी के लिए लाए हैं, तो कंपनी के लिए अगर लाए हैं तो हम कंपनी के वर्कर तो जाके नहीं कहेंगे, पकड़ के कहना पड़ेगा ये देखो ये तुम्हारा फायदे का है, ये तुम्हारा नुकसान का है, ये तुम्हारा स्वास्थ्य का है, ये तुम्हारी सुरक्षा का है, तुम कैसे करोगे, सबके लिए नहीं। तो हम खास किसके लिए एक पर्सन ढूंढ लेंगे, वही पर्सन सबको एक दूसरे से बताते रहेगा, एक दूसरे के मीटिंग करके एक दूसरे को TBT करके बताएगा, एक दूसरे को वर्क टू वर्क जा करके देख करके बताएगा। तो उसको जिस तरह से, यानी कि जो उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य, जिस नीति के तहत आगे ये पॉलिसी कायम हो जाए, ये पॉलिसी आगे की तरफ आपका साबित हो जाए या इसको अपनाया जा सके, तो जिस रणनीति के तहत उसको पहुंचाया जाता है उसी को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लो कोई कंपनी खोलती है, शोरूम खोलना है, तो शोरूम खुल गया, सब लोग कैसे जाने भाई, या तो वो प्रचार करेगा सोशल मीडिया के थ्रू, या अनाउंस कराएगा पूरा इलाका में, जहां तक ले उसका एरिया पड़ता होगा, ऑन एरिया पड़ता होगा, वहां तक ले वो पूरा इलाका में ही करेगा। और उसके बाद बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े बोर्ड जगह जगह पर चिपकाएगा, तब लोग समझेंगे कि हाँ ये किस लिए है, कौन सा कंपनी है, ये कौन सा शोरूम है, इसमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये हमारे लिए है तो हम सरा दौड़ के जाएंगे, हमारे लिए नहीं है पहले समझेंगे, जरूरत है तो आदमी चला जाता है, नहीं जरूरत है नहीं जाता है। तो इसके लिए अब क्या कि पॉलिसी जब रन करना है, पहुंचाना है, तो कोई ना कोई नीति अपनाना पड़ेगा, बगैर नीति से कोई पॉलिसी आगे नहीं जाता है। जैसे एजेंट लोग होता है, अब पॉलिसी मिल गया तो लोगों को घंटों देर, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 10 दिन तक ले उनको बराबर बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, उनको समझाते समझाते तब वो समझेगा, तब कहेगा कि हाँ ये ठीक है, एगो हम भी करा लेंगे। अगर उसको नहीं बुझाया जब तक, तब तक आपको समझाने का काम करना है। ऐसा नहीं कि उतार गए, आप छोड़ दिए, रुक गए, नहीं। अगर जिस कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर चले गए, जाने के बाद अब बार बार बता रहे हैं तो बार बार गलती कर रहा है, तो उसे अगुताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको अपनी बात तब तक पहुंचाते रहिए कि जब तक वो समझ ना जाए। उसे अगुताना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, उसे
अब उसे फाइन भी नहीं करना है, उसको समझाना है, उसे फायदे गिनाना है, उसके नुकसान गिने, बस 2 चीज कर दीजिए, उसके फायदे गिनाइए और उसके नुकसान गिनाइए। फायदे और नुकसान दोनों उसके सामने रखिएगा, खुद समझ जाएगा कि हाँ ये हमारे लिए कितना जरूरी है, इंपॉर्टेंस है या इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो सुरक्षा को फॉलो करने लगेगा। तो जिस उद्देश्य के साथ किसी भी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाता है तो उसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन एक संघ होता है, कंपनी होता है, जिसके तहत संसाधन की जरूरत पड़ती है, रिसोर्स, भाई कैसे कोई चीज कहां से आ रही है ये देखना है, काम कहां से आना है, काम किधर से लेना है, कितना चीज है इसके पास, कौन से मटेरियल है इसके पास, कौन से मटेरियल नहीं है, ये संसाधन कराना जरूरी है। और इस मटेरियल को या इस संसाधन को या इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा कोई ना कोई तो पर्सन है जो इस कंपनी के प्रति अपना हार्डवर्क करता है। तो कंपनी के प्रति हार्डवर्क कर रहा है तो कोई ना कोई तो वो सक्षम व्यक्ति है, सक्षम पर्सन होगा। सक्षम अगर है तो वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन करने में संसाधनों पर ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा कि हमारे कौन से मटेरियल अभी है। जैसे दुकानदार किराना स्टोर में होता है ना जी, दिन भर बिक्री हो रहा है और नोट नहीं करेगा कि क्या हमारे दुकान में है या क्या नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ेगा अगला कहाँ का आएगा, मांगेगा कोई चीज, कोई सामान मांगेंगे या मांगने के बाद कहा जी तो देखेगा नहीं, तो आते जाएगा फिरते जाएगा, तब तो दुकान में ताला लग जाएगा, ग्राहक समझ जाएगा इसके में कुछ है ही नहीं तो हम आगे इसमें क्या करने जाए। इस तरह संसाधन क्या होता है कि क्या है हमारे पास और क्या नहीं है, तो वो देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन तो है, कंपनी तो है, लेकिन हम इस पॉलिसी को आगे बढ़ाए कैसे, उसके लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना जी, सक्षम व्यक्ति जो सबको बताए, सबको समझाए, सबके पास इसके खूबी को बता दे, पहुंचा दे। तो उसके लिए क्या चाहिए जी, कॉम्पिटेंस पर्सन चाहिए। तो कॉम्पिटेंस पर्सन वो ढूंढेगा, कौन सा कॉम्पिटेंट पर्सन, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। तो सेफ्टी ऑफिसर को ढूंढेगा कि भाई हम तो इसके बारे में सही जानते नहीं, आप सुपरवाइजर है वो भी नहीं जानता है, मैनेजर बैठा हुआ है वो भी नहीं जानता है, तो भाई वर्कर वो तो खूबे नहीं जानता है, तो आखिर इसको बताए कौन, बताने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना जी, तो कौन बताए, तो इसके लिए कॉम्पिटेंस पर्सन हमें चाहिए। वो कॉम्पिटेंस पर्सन कौन है उसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढेगा, कंपनी ले आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में ले आएगा, ले आकर के रखेगा। अब ले आकर के रखा, अब ये व्यक्ति जो कॉम्पिटेंस पर्सन है, सेफ्टी ऑफिसर, अब ये पर डे अपने सारे साइटों को देखेगा, सारे प्रोजेक्ट पे जाएगा, वर्क प्लेस पर जाएगा, साइट पे जा करके सबको मीटिंग के, या तो मीटिंग के थ्रू जाएगा, बताएगा सबको, मीटिंग के थ्रू नहीं समझ पा रहे हैं सारे बातों को, तो जहां काम कर रहा है उस जगह पर जाएंगे, उस जगह पर काम देखेंगे कौन सा काम हो रहा है, उसमें अगर कभी कमी बेसी नजर आ रहा है तो उसको बताएंगे, उसके तरीके से कोई सामान किसी मटेरियल को पकड़ने में अगर वो गलत तरीका अपना रहे तो उसको समझाएंगे, कोई टूल्स को गलत तरीका से पकड़ रहा है उसको समझाएंगे, कोई एंटी मौसम में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको मना करेंगे, कोई अगर गलत जगह पर काम कर रहा है तो उसको समझा करके हमें हर तरह के हैंडल करना है, समझे। तो ये कॉम्पिटेंस पर्सन कौन है, जो इस पॉलिसी को फॉलो कराए और लोगों में बताए, तो बताएगा तब जाकर के इसको ये फॉलो हो सकता है। अब खुद कंपनी का नेतृत्व करने वाला लीडरशिप ही अगर लेके चला आया कि हाँ जी HSC हमें लेना है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि हमें कैसे बताना है, तो कोई ना कोई कॉम्पिटेंस पर्सन को तो ढूंढेगा ना जी, तो ढूंढेगा, एक पर्सन ले आएगा, ले आकर के उसी काम पर लगा देगा। अब वो पर्सन का जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सब पर डे, पर साइट पर प्रोजेक्ट पर वर्कर के लिए, पर वर्क के लिए वो सबको बताएगा, सारे फायदे इसके बताएगा, सारे नुकसान बताएगा, किस तरीका से काम करना है, किस तरीका से काम नहीं करना है, कौन से तरीका आपके लिए सुरक्षित है, कौन सा तरीका सुरक्षित नहीं है, इन बातों को वो बार बार बताएगा, रोजाना बताएगा, हर नए साइट तक ले वो बताएगा, हर नए काम करने की तक ले बताएगा। काम अगर कर रहा है, सही ढंग से कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसे बताना है, हेलमेट के बारे में बताना है, शूज के बारे में बताना है, गोगल्स के बारे में बताना है, एयरबड्स के बारे में बताना है,
हार्नेस के बारे में बताना है, फुल बॉडी हार्नेस के बारे में बताना है, और लाइफ लाइन के बारे में उसे बताना है। उसे हॉट जगह पर काम करेगा तो उसके बारे में बताना है कि कैसे करना है, कहाँ कैसे नहीं करना है। ये सारे बात बताने वाला वही पर्सन कॉम्पिटेंस पर्सन होगा जो इसके बारे में जानता है, तो वो जानने वाला सेफ्टी ऑफिसर होता है। उसके बाद रिस्क एवेल्यूएशन और मैनेजमेंट होता है। तो रिस्क एवेल्यूएशन क्या है कि रिस्क को पहचानेगा और उनके अंदर ये ढूंढेगा कि ये बहुत ज्यादा गंभीर है कि नॉर्मल है, मूल्यांकन करेगा। कम है कि ज्यादा है तो ज्यादा सेफ्टी उपाय करना पड़ेगा, कम है तो कम सुरक्षा उपाय करना, लेकिन सुरक्षा उपाय उसे करना है। तो रिस्क है, तो रिस्क का इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जोखिम का मूल्यांकन करना, उनके मूल्यों को समझना। किसका? जोखिम का। तो जोखिम के अगर हम मूल्य को समझेंगे तो एक्सीडेंट के मूल्य को समझेंगे, जब एक्सीडेंट के मूल्य को समझेंगे तो उसके अपोजिट हम सुरक्षा इंतजाम करेंगे। सुरक्षा इंतजाम करेंगे तो ये कम हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट नहीं होगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे, वर्क भी सुरक्षित तरीका से होगा, और हमारा वर्क में भी कोई किस्म का दिक्कत नहीं, हमारे वर्कर में भी कोई किस्म का दिक्कत नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो रिस्क इवैल्यूएशन करना है। कौन पर्सन करेगा? तो अभी कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। और इसका नेतृत्व को सबका कौन कर रहा है? तो हेड कर रहा है। इसको अगर कोई किस्म का दिक्कत हो रहा है, कहीं रिसोर्स का दिक्कत हो रहा है, तो ये रिसोर्स मांगेगा। भाई हमें गाड़ी चाहिए, तो हम इधर उधर जाएंगे, एक जगह हम दो पैरों से कहां कहां कूदेंगे, तो गाड़ी देगा। भाई हमें हेलमेट चाहिए, इतने वर्कर है, 20 गो है वर्कर, तो 20 गो के लिए क्या जी? हेलमेट चाहिए, तो हेलमेट। शूज चाहिए, शूज देगा ही। उसके बाद हार्नेस चाहिए, जाएगा 5 गो 10 गो जितना, तो हार्नेस लगाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप है कर रहा है, वही इन सब के सारी रिसोर्स को, संसाधन को ये पूरा कराते जाएगा, वो पूरा करते जाएंगे और पूरा करते जाएंगे। जिस चीज की जरूरत पड़ेगा, फायर फाइटिंग चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, कि जैसे जैसे कहते जाएगा इसको वैसे वैसे पूरा होते जाएगा। तो ये कॉम्पिटेंस पर्सन का है। तो इसमें रिस्क जो भी है कौन पहचानेगा? तो कॉम्पिटेंस पर्सन पहचानेगा। कौन सा काम हो रहा है? हॉट वर्क हो रहा है, कन्फाइंड स्पेस में वर्क हो रहा है, वर्क एट हाइट में हो रहा है, या कहीं गटर में हो रहा है, कहीं लिफ्ट वर्क हो रहा है। कौन सा वर्क किस जगह पर हो रहा है, वहां जाएगा। कौन से वर्क में कौन से खतरे हैं, उनको पहचानेगा। कौन से खतरे को कैसे हमें सुरक्षित तरीका से टाल देना है, खत्म कर देना है, हटा देना है, ये हमारा रिस्क इवैल्यूएशन के तहत हम करेंगे। तो उसकी प्रबंधन करना यानी कि इंतजाम करना, किसका? सुरक्षा का इंतजाम करने से रिस्क इवैल्यूएशन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, साफ खत्म, नील हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, आप सुरक्षित तरीके से काम करते रह जाएंगे। उसके बाद प्लानिंग स्टैंडर्ड, यानी कि हमारा प्लान जो होना चाहिए, प्रक्रिया जो होना चाहिए, वो एकदम मानक क्षमता की तरफ होना चाहिए। तो मानक क्षमता क्या जी? तरीका, प्रक्रिया जो है, जैसे हमने हेलमेट फॉलो करने के लिए कर दिया, तो हेलमेट हम लोकल नहीं खरीद के लाएंगे, हार्ड, बढ़िया, बेटर, जिसकी वैलिडिटी कुछ दिन ज्यादा हो। शूज खरीदेंगे, लोकल नहीं खरीदेंगे, बेटर। ग्लव्स खरीदेंगे, लोकल नहीं खरीदेंगे। यानी कि हर चीज एक ऐसी स्टैंडर्ड में हो, एक ऐसी मानक क्षमता वाला हो, जिसकी वैल्यू की वजह से हमें खतरे से हमेशा टलते रहे, खतरे हमारे पीछे ना आए। एक्सीडेंट में अगर कोई पड़ जाए या कोई टक्कर में पड़ जाए, तो टकराने की वजह से किसी को नुकसान ना हो, तो वैसी प्रक्रिया हमें अपनाने की जरूरत है। अब कौन सा प्लानिंग है? तो प्लानिंग यानी योजना क्या है? तो हमें हॉट वर्क का योजना है, तो हॉट वर्क में जो खतरे हैं उसके लिए हम प्रक्रिया अपनाएंगे। कन्फाइंड स्पेस में है तो कन्फाइंड स्पेस के लिए हम योजना बनाएंगे कि उसमें कौन सा खतरे है, उन खतरों को हमें दूर करने की जरूरत है। लिफ्टिंग हो रहा है तो लिफ्टिंग होने में हमें क्या क्या चाहिए? ब्रिगेड चाहिए, कि हमारे और भी पर्सन चाहिए, या हमें गाड़ी की जरूरत चाहिए, या उसको खाली कराने की जरूरत है, या लोटो सिस्टम लगाने की जरूरत है, क्या है? उन सारे सबको, उन प्रक्रियाओं के तहत हम इनको फॉलो कराएंगे, और फॉलो करा करके हम काम आसानी से कराएंगे। उसके बाद होता है इम्प्लीमेंट और मॉनिटरिंग होता है। तो इम्प्लीमेंट का मतलब होता है परिचालन करना, यह कार्यान्वयन करना, और मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी करना। अब सारे सिस्टम लगा दीजिए और निगरानी नहीं कीजिए,
तो कैसे समझ में आएगा कि कौन फॉलो कर रहा है कौन फॉलो नहीं कर रहा है। अपने परिचालन कर दिया, हेलमेट बांट दिए, शूज बांट दिए, जैकेट बांट दिए, चश्मे गूगल्स बांट दिया, आपने ईयरबड्स बांट दिए, सब बांट दिए। कोई ले आता है कोई नहीं ले आएगा, कैसे मालूम पड़ेगा? जब देखेंगे आप तब मालूम पड़ेगा कि हाँ ये हेलमेट यूज कर रहा है कि नहीं, ये शूज यूज कर रहा है या नहीं, ये हाइट पर जा रहा है, ये हार्नेस यूज कर रहा है या नहीं, कन्फाइंड एरियाज में जा रहा है, ये मास्क एयर वेंटिलेशन सिस्टम वाला यूज कर रहा है या नहीं। ये सारे चीज हमें देखने की जरूरत है। यानी कि परिचालन तो हम कर दिए, लेकिन निगरानी भी हमें करने की जरूरत है कि हमने जो जिसको जो जरूरत था वो पूरा हमने कर दिया। अब पूरा करने के बावजूद हमें देखने की से जरूरत है कि वो हेलमेट ले आकर के हाथ में रखता है कि सर पे रख रहा है। शूज ले आया है, शूज उसको मिला है, तो ये शूज हाथ में पहन के आया है या नहीं पहन के आया है। वर्क कर रहा है उतार के कर रहा है कि पहन के कर रहा है। काम किसी मटेरियल को उठा रहा है तो ग्लव्स यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसका निगरानी करना भी हमारे लिए जरूरी है। तो निगरानी करेंगे, परिचालन करेंगे और उसके साथ ही साथ हमें निगरानी करना जरूरी है। तो निगरानी करेंगे तो उसे देखेंगे कौन यूज कर रहा है कौन यूज नहीं कर रहा है, कहाँ यूज हो रहा है कहाँ यूज नहीं हो रहा है। अब ये निगरानी आप करेंगे। आप करने के बाद अगर कोई बार बार कर रहा है गलती कर रहा है तो बार बार समझाइए, उसे डराइए धमकाइए, लेकिन उसे फाइन मत लगाइए, क्योंकि जैसे आप है वैसे वो भी है, आप ही के जैसा है। अब नहीं समझता है तो उसको किसी ने बहुत सारा तरीका है, तरीका अपनाइए। उससे गुस्सा मत होइए, झगड़ा मत कीजिए, उसकी गाली गलौजा मत कीजिए, उसको सस्पेंडेड मत कीजिए, उसे बचाइए, उसके फायदे गिनाइए। मतलब कि जब तक वो नहीं समझेगा तब तक वो गलतियां करते रहेगा। और समझ जाएगा तो गलती करेगा जी। आदमी गलती तभी करता है जो नहीं समझा रहता है, समझ जाने के बाद तो कुछ गलती होता ही नहीं है। 2 घंटा बैठे एब्सेंट कीजिए उसको, देखो भाई तुम्हारा ये हाजिरी आज काट देंगे, डरवाइए उसको कि हाजिरी तुम्हारा आज का क्या। अब वो तो एक दिन के हाजिरी के सुनेगा तो खुदे भाई कर नहीं सारा दिन खटे हैं हाजिरी कुछ हो नहीं। तो डरवाया जाता है, उसे धमकाइए, उसको फोटो खींचिए दिखा करके कि देखो, बोलिए कुछ नहीं, जॉब आए सुनिए मत कीजिए, कुछ कीजिए मत, फोटो खींचिए उसके सामने। बस फोटो खींचते हुए अगर वो देख लिया उतना ही वो डर जाएगा। तो हो सकता है कि हमारे साथ कोई ऐसी कार्रवाई हो जाएगा, तो खुद ब खुद आपसे आएगा रिक्वेस्ट करने के लिए कि सर ऐसे हो गया तो ऐसे हो जाएगा, आपसे ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, बहुत सारा वो करेगा। तो हमें करने का मतलब ये है कि हम परिचालन जब कर रहे हैं, किसी भी चीज को उपलब्ध करा रहे हैं, तो उपलब्ध कराने के साथ साथ हमें निगरानी करने की भी जरूरत होती है कि क्या भी ये जो हम सुरक्षा उपाय कर रहे हैं सारे, अगर ब्रिगेड की जरूरत होती है तो ये कॉम्पिटिटिव पर्सन ब्रिगेड की जरूरत होती है तो ब्रिगेड मंगा लेता है, अगर वार्निंग टेप की जरूरत होती है तो वार्निंग टेप उपलब्ध करा लेता है, अगर उसे साइन बोर्ड चाहिए तो साइन बोर्ड को उपलब्ध करा देता है। हर चीज उपलब्ध करा ले, लेकिन उसमें वर्कर अगर कहाँ लगाना है बुझेबे नहीं करे तो हमें रह के बताना पड़ेगा कि इस यहाँ से यहाँ तक एरिया में लगाओ, यहाँ तक तुम घेर दो, इसको बंद कर दो, यहाँ पे साइन बोर्ड लगा दो, वहाँ पे वार्निंग टेप लगा दो। ये सब हम बताते जाएंगे और वो करते जाएगा। ठीक है, तो हमें निगरानी करने की भी जरूरत होती है और उसका परिचालन करने की भी जरूरत होती है। तो जहां जितना हम परिचालन करेंगे हमें निगरानी भी उतना ही करना पड़ेगा कि कहाँ है अभी या कहाँ नहीं है, कहाँ छोड़ दिया है लोग, कहाँ मिस कर दिया है लोग। तो ये सब की जरूरत है। उसके बाद ऑडिट होता है। तो ऑडिट क्या है जी? लेखापाल जिसको कहा जाता है, लेखापाल। तो लेखा अभिलेख जो होता है, लेख जो लिखा जाता है हर चीज, जैसे आपने क्या खर्चा किया कहाँ लाया, तो ये सब कंपनी में ऑडिटिंग होता है कि हाँ इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा हुआ और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना फायदा पहुंचाया है। तो ऑडिटिंग होता है, कौन व्यक्ति में कितना पैसा खर्च हुआ, कौन व्यक्ति को खाने में पैसा लगा, कौन व्यक्ति के अंदर में हमें सेफ्टी इंतजाम में खर्चा हुआ, ये सारे ऑडिटिंग होती है, लिखावट होती है। ये ऑडिटिंग हर कंपनी में होती है, प्रत्येक कंपनी में। कौन सा पर्सन आपने कौन सा मशीनरी खरीदा है, कब खरीदा है, उन सबका ऑडिट किया जाता है। आपने कौन सा टूल्स खरीदा वो भी लिखी जाती है। आपने कब हेलमेट खरीदा, कब उसके लिए भी रहता है। आपने कब शूज खरीदा, कितना शूज खरीदा, ये सारे ऑडिटिंग करके रखा जाता है, लिखा जाता है, ताकि रिकॉर्ड होता है। जब हिसाब होता है तो हिसाब के तहत वो लीडरशिप वाला जो पर्सन होता है वो उन सारे हिसाबों को मेन पर्सन को सौंपेगा।
देगा। क्या देखिए आपको इस प्रोजेक्ट से करोड़ 2 करोड़ का आमदनी हुआ, लेकिन इसमें से आपका 1.5 करोड़ सब खर्चा वर्चा मटेरियल छाट करके बचा है। तो देखिएगा 50 लाख 8। चलो अगला, तो इसमें 70 लाख बचा है। दूसरा 80 लाख, चलो बचा है ना। इसमें तो 50 लाख घाटे लग गया है। कैसे घटा हुआ, छानबीन करो। तो सर इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ट्रीटमेंट, मशीन खराब हो गया था तो मशीन खरीदा गया, तो वो सब अपना मेंटेन वो करेगा। यानी कोई भी चीज कब खरीदी गई, इन सब का हिसाब ऑडिटिंग के तहत ही मिलता है। यानी कि अभिलेखा जो होता है, तो अभिलेखा के तहत ही हमें मालूम पड़ता है कि हमने, क्योंकि हिसाब होता है तो एक चीज जैया खरीदा गया उसी दिन नहीं होता है, महीनों बाद, सालों बाद। जैसे बैंक है, तो बैंक का सालाना कब शुरू होता है जी? साल अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ले उसका साल होता है। हम लोग का जनवरी से, जनवरी पर हम शुरू करते हैं और 31 दिसंबर को हम लोग एंड कर देते हैं। लेकिन बैंक में 1 अप्रैल से शुरू होता है और वो खत्म होता है आपका 31 मार्च के। 31 मार्च के खत्म होता है, तो मार्च के खत्म होता है। अभी एक साल में जितना लिया है, जितना इसके पास आया है, वो सब को ऑडिट करेगा। किस माह में? फरवरी से स्टार्ट कर देगा वो ऑडिट करते करते। फरवरी से स्टार्ट करते करते वो लास्ट में बताएगा क्या कि इनकम हुआ आपका 5 करोड़ है जी, सपोज डेट, एक्चुअल नहीं बता रहे, 5 करोड़ है, आ गया 5 करोड़। और आपका आउटकम हुआ, यानी कि गया कितना, तो आपका 4 करोड़। कितना बचा है जी? 1 करोड़। अरे ये ऑडिट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में हिसाब किताब जो भी होती है, कितनी खर्च हुई है उनको भी लिखा जाता है, कितना आमदनी हुआ ये भी लिखी जाती है, और लिख करके इसी ऑडिट के माध्यम से हमें तब मालूम पड़ता है कि साल भर में हमें कितना काम किए और क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो ये ऑडिट के माध्यम से होता है, और ये ऑडिटिंग कई तरह का होता है। ठीक है, आगे इसमें होगा, बताएंगे जरूर बताएंगे। उसके बाद होता है मैनेजमेंट रिव्यू। तो मैनेजमेंट रिव्यू कौन करता है? प्रबंधन का समीक्षा कौन करेगा? एक होता है कॉम्पिटिटेंस पर्सन, दूसरा होता है इसका लीडरशिप, तीसरा होता है मैन आदमी। ठीक है, मेन जो होता है वो करेगा। यानी कि सारे प्रबंधन हमने हर इंतजाम कर दिया, हमने कर दिया, और कर देने के बाद अब कहाँ कहाँ मिस हो रहा है, कहाँ कहाँ कम है, कहाँ कहाँ शिकायतें आ रही है, उपलब्धता नहीं होने के कारण कहाँ हमने छोड़ दिया है, या कहाँ हो रहा है, या कहाँ पे नहीं इसको फॉलो किया जा रहा है, उन सारे इंतजाम का समीक्षा कर लेना एकदम जरूरी होता है। हाँ जी, हॉट वर्क के लिए सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, वर्करों के सारे शूज सबके पास है। हाँ, हेलमेट हाँ है, हार्नेस है, फायर एक्सटिंग्विशर है, नेट जाल है, सब चीज है। ठीक, फॉलो होता है सब? हाँ होता है। तो ये समीक्षा कर लेना जरूरी है। क्या किसी को घट रहा है तो हाँ सॉरी इसके जूतों में फट गया है, तो जब समीक्षा करेगा तब उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ इसमें क्या कमी है, क्या अधिक है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है उसमें। तो उसकी समीक्षा कर लेना एकदम जरूरी होता है, क्या वह कहाँ पे फॉलो हो रहा है और कहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो समीक्षा रिव्यू जो होता है, यानी कि उसको देखना, समीक्षा करना, जांचना, जाके ऑन द स्पॉट देखना कि हाँ भाई हेलमेट पहना है कि नहीं, शूज पहना है कि नहीं, हाँ हार्नेस है, ऊपर चढ़ेगा तुम्हारा हार्नेस कहाँ है, ओ सर भूल गए हैं हम उधर लिया। तो उसका यानी कि सारे इंतजाम कर दिए, मैनेजमेंट हो गया है, बावजूद भी हमें उसकी समीक्षा करना जरूरी है। जहां वर्क हो रहा है वहां पे जाए, जितने वर्कर हैं उन सबके पास जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा एचएससी पॉलिसी बहुत कारगर जा रही है और इसके सब लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये इसमें कहाँ कमी आ रहा है, कहाँ बेसी हो रहा है, कहाँ कुछ दिक्कत हो रहा है, उन सबको जब हम समीक्षा करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ हमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर तो अभी भूलिए गए हैं हम लोग खरीदना, कहीं आग लग गया तो अब हाँ ओहो कहाँ लगाया जाए, फायर पूरा फैक्ट्री है तो पूरा फैक्ट्री में हम लगवा देते हैं। हाँ सर बहुत अच्छा होगा, लगा दीजिए। जब समीक्षा नहीं करेगा तो क्या मालूम पड़ेगा कि कौन से क्या घट रहा है, क्या घट नहीं रहा।
किसी कोई मालूम नहीं, तो समीक्षा करना हमारे सारे इंतजाम कर ले। जैसे होता है शादी में होता है ना जी, घर वालों ने सब कुछ दे दिया है, टेंट वाले को अलग दे दिया, सजाने वाले को अलग दे दिया, डीजे वाला अलग ले लिया है जी, सब चीज है, खाना वाले के लिए अलग दे दिया है, लेकिन समीक्षा करेगा ना जी, हाँ जी 10 क्वालिटी का हमने खाना का आपको ऑर्डर दिया है, 10 गो है कि नहीं हमको, हाँ 9 को रहेगा ना सर, अभी आ रहा है, वो आ रहा है, अभी रखे नहीं, तो देखेगा डीजे वाला कहा है जी, कहा बंद रखा है तुम, बजा क्यों नहीं रहा है, हाँ सर बजा रहे हैं, अभी जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब का मतलब क्या कि हम सारे इंतजाम कर दिए, और जब समीक्षा नहीं करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ सारे यूज हो रहे हैं या कि नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए समीक्षा करना हमारे लिए एकदम जरूरी है। जहां जहां जैसे मान लीजिए कि आपने सेफ्टी उपाय कर लिया है, सुरक्षा उपाय रख दिया है वर्क होने से पहले, लेकिन अब फिर जाके आपको देखना है कि जब वर्क हो रहा है तो क्या ये ब्रिगेड कहीं इधर से उधर तो नहीं हो गया है, कहीं इधर से उधर तो नहीं हो गया, साइन बोर्ड कहीं इधर से उधर तो नहीं हो गया, हवा बहा गिर तो नहीं गया है, कोई जानवर गया गिर तो नहीं गया, या गाड़ी जा रही है वहां गिर तो नहीं गया। फिर आप देख लेंगे, सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे, कमी होगा नजर भी आ जाएगा, तो उसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद होता है एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड इंक्लूड, यानी कि आपका प्रबंधन प्रणाली मानक में शामिल होता है। क्या क्या शामिल है, तो ISO जो होता है, कल ही बताए थे हमने, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी अंतरराष्ट्रीय मानक संघ होता है। उस अंतरराष्ट्रीय मानक संघ में अलग अलग जो संघ है बनाया गया है, उन अलग अलग संघों में अलग अलग ये कोड मिला हुआ है। ये कोड है कि अगर ISO में ये कोड है किसके लिए, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी क्या जी, कि हर कंपनी में देखा जाएगा कि इसका HSE फॉलो करने का कौन सा क्वालिटी है, या प्रोडक्शन निकाल रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, क्या ये प्रोडक्शन इसका क्वालिटी के लायक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है, या कि लोकल क्वालिटी है, खराब क्वालिटी है कि हाई क्वालिटी है। ये सब पता लगाने के लिए हमें उसके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जांच होती है ना जी, कोई भी कंपनी प्रोडक्शन का होता है, जैसे मान लीजिए दवाई बनता है, तो अल्केमिस्ट घूम करके देख लेता है, देख लेगा कि हाँ दवाई का लेवल क्या है जी, दवाई क्या क्या डाले हैं इसमें, सर ये डाले हैं, कैल्शियम डाल दिए हैं, इसमें पोटेशियम नहीं डाले हैं, ये गैस वाला ये हड्डी उड्डी टूटता है ना, तो इसमें आ जाएगा, तो वो अच्छा लेकिन अगर गैस होगा तो नहीं सर इसके लिए हाई दवा है इसके साथ ही, ठीक है, सब बता देगा। तो बता देगा तो उसमें हर चीज का प्रोडक्शन का क्वालिटी, काम में या कंपनी में HSE फॉलो हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है जी, क्या वो लोकल हेलमेट फॉलो करा रहा है कि लोकल शूज दे रहा है, हार्नेस मजबूत नहीं कर रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी के बारे में है ही जानना, और इसी से आपकी क्वालिटी की जांच होती है। और हर चीज की, यानी कि प्रोडक्शन फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन की जांच होगी कि क्या किस क्वालिटी के बना रहे हैं आप, बेटर क्वालिटी होगा, बेस्ट क्वालिटी होगा तो आपका मार्केट ब्रांडेड हो जाएगा, और लोकल बनाएंगे तो सब लोग वो तो नुकसान कर देगा। जैसे वाइन है, पता है ना जी, बढ़िया क्वालिटी का वाइन तो इतना क्वालिटी बहुत महंगा मिलता है, उतना में तो हम लोग तो एक ड्राम रख लेंगे, लेकिन लोकल होता है, कुछ भी उसमें मिलावट हो सकती है, कुछ भी खराबी हो सकती है, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत कम हो सकता है, या फुल्ले एक्सपायरी डेट होगा, कोई कहा नहीं जा सकता है। तो क्वालिटी की जांच होती है, कब होती है, किसी भी प्रोडक्शन का, किसी भी कंपनी का, कि कंपनी का जो स्टैंडर्ड है HSE फॉलो करने का या कोई भी काम करने का, क्या इसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, वर्क का भी क्वालिटी होता है, क्या भाई वर्क सही हुआ है या नहीं हुआ है, सही हो रहा है, अच्छा क्वालिटी इसका अच्छा है, क्वांटिटी इसका अच्छा है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जांच जब होती है कि उसकी मात्रा क्या है, उसका गुण क्या है, गुण के बारे में क्या भी, तो गुण बहुत अच्छा है इसका, कोई भी सामान निकालता है बहुत अच्छा है, कोई भी काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसकी क्वालिटी की जांच हो जाती है। तो उसमें ये कोड दिया गया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि उसका कौन सा क्वालिटी, क्या गुण है उसकी कंपनी का। तो कहा जाता है, इसी तरह थोड़ी कहा जाता है कि हाई कंपनी बहुत अच्छी काम करती है, हाई कंपनी बहुत अच्छी सैलरी देती है, क्यों, क्योंकि उसने ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि भाई वर्कर से ही हम कमा सकते हैं, वर्कर हमारा सही रहेगा
काम सही से होगा, हमारा बेनिफिट ज्यादा होगा, तो हम वर्कर को क्यों सैलरी में लेट करें। वर्कर को एक ही चीज का टारगेट होता है, सैलरी का। कंपनी को एक ही चीज का टारगेट होता है, वर्क का। तो वो वर्क पे फोकस करेगा, वर्कर सैलरी पे फोकस करेगा। तो सैलरी जब उसको देंगे तो काम में लेजीनेस नहीं करेगा, काम से अनकेयर नहीं होगा, हमारे नुकसान को बचाएगा। तो वो टाइम टू टाइम सैलरी पर अपडेट करेगा और आपसे काम टाइम टू टाइम वर्क अपडेट लेते जाएगा। तो ये होता है क्वालिटी। अब कोई कंपनी ये तो 6 महीने से अभी तक दिया है नहीं, तो मतलब क्या, उसकी क्वालिटी गड़बड़ है। वो सिर्फ काम लेना जानता है, सैलरी देना नहीं जानता है। तो उसमें कोई व्यक्ति रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई भाग जाएगा, कोई नुकसान कर देगा, कुछ भी कर सके। जिसका सैलरी अगर ना मिलेगा वो कंपनी को फायदा थोड़ी पहुंचाएगा। जाना है 1 घंटा कम में काम करके भाग जाएगा, सारे यूनिटियों बना लेगा, अभी तो आज स्ट्राइक कर दिया जाए, आज चोरा करके बेचिए दिया जाए, होगा ना जी। हाई मशीनरी देखो पड़ा हुआ है, कौन इसका देख रेख नहीं, उठा करके पास कर दिया जाए। क्या हुआ, क्या हुआ, तो चोर ले गया। कौन चोर के था, जब बाहर होगा हम लोग कहाँ से ही करेंगे, हो गया। तो जब उसकी क्वालिटी सही नहीं होगा तो डिमेरिट होगा, तो मेरिट में नहीं आएगा वो। तो इसके लिए क्वालिटी की जांच होती है, चाहे कंपनी के वर्क का क्वालिटी हो या कंपनी के सिस्टम का क्वालिटी हो, हर चीज की जांच होती है। उसके बाद ISO में ने एक दिया 14001 के लिए कोड दिया, वो क्या कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। आप वैसा कोई भी काम कीजिए जिसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको फैक्ट्री खोलना है तो देखेगा कि हाँ पर्यावरण नुकसान है जिस जगह पर, कहेगा नहीं फैक्ट्री का इशू हम नहीं करेंगे। कौन चिमनी खोलना है, क्या यूज कीजिएगा जलाने में, तो कोयला, तो बीच में नहीं, साइड में जाइए, अल्टर्ड एरिया में जाइए तब देंगे। टाउन में खोलिएगा, नहीं सर टाउन में नहीं, हाँ तब देंगे लाइसेंस। टाउन में खोलिएगा, नहीं हम टाउन में नहीं दे सकते हैं। इसकी यानी कि क्वालिटी की, पर्यावरण सुरक्षित रहे वैसे काम के लिए आपको ऑर्डर मिलेगा। तो ये हो जाता है आपका इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है। ठीक है, कि आप कोई भी काम कीजिए लेकिन पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए, किसी आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी जानवर को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी पेड़ पौधे का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी जीव जंतु का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वैसा काम अगर कहीं कर रहे हैं, तो चाहे फैक्ट्री आप डाल रहे हैं, या चाहे आप सिविल स्कोर में काम कर रहे हैं, या आप मैनेजिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं कोई, तो उसे काम करने के लिए आपको देगा कि ये कोई, जैसे मान लें कि आप पटाखे ही बना रहे हैं, अरे तो पटाखे बनाएंगे तो कहेगा कि कहाँ फोड़ना है, फोड़वाना है, लागे फोड़ाना है, तो नहीं कहाँ फोड़ाना है, कहाँ बना रहे हैं, टाउन में है या देहात एरिया में, कहेंगे नहीं सर न टाउन में हम रखेंगे न देहात में रखेंगे, हम ऐसे जगह रखेंगे जहाँ पे कोई घर नहीं होगा। तो उस जगह पे फैक्ट्री निकालने के लिए दे देगा आपको। और जब कहें कि टाउन के बीच में एरिया क्या है जी, तो टाउन में है, कहेंगे नहीं आपको हम नहीं दे सकते, हो सकता है विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट होगा तो बहुत सारे घर अगल बगल में होंगे, उसमें आग लग जाएगा, तो वो नहीं दे सकता है। तो ऐसी क्या होता है पर्यावरण सुरक्षा प्रणाली में कि किसी फैक्ट्री को खोलना हो, कोई कंपनी खोलना हो, तो उसके लिए अनुमति लेना पड़ता है कि आप किस एरिया में, वो आपसे लेगा, पता करेगा कि आप किस एरिया में इसको खोलना चाहते हैं, तो एरिया देख लेगा कि सेटिस्फाइड हो जाएगा कि किसी को नुकसान नहीं होगा, तब वो तभी आपको दे सकता है। उसके बाद OHSAS होता है, यानी कि इसके लिए कोड क्या है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड ये होता है। तो इसका ऑक्यूपेशनल का मतलब पेशा, पेशा कौन सा पेशा भाई, सबका अलग अलग पेशा होता है, चुराने वाला पेशा है, पीने वाला पेशा है, काम करने वाला पेशा है, सबका पेशा अलग अलग है। तो पेशा अलग अलग है, तो काम करने वाले पेशा बहुत ज्यादा है। हर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई आपका मेसन का काम करता है, कोई ड्राइविंग का काम करता है, अलग अलग काम करने वाले हैं। तो ऑक्यूपेशनल यानी कि उनका स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली, प्रबंधन प्रणाली स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मानेगा जिसकी मानक क्षमता बेहतर हो, जिससे अगर वो यूजर है तो उसे भी यूज ना हो, यूज करता हो तो भी ना यूज हो, उसे नुकसान ना हो, या उसे यूज करने के लिए जो फोर्स कर रहा है उसे भी नुकसान ना हो।
तो उसके लिए कहा जाता है स्टैंडर्ड, यानी कि उसका मानक क्षमता है। तो कोई भी लेबर होगा या पेशा किसी का कुछ भी हो, जिस तरह का पेशा हो, उसके स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए जो मानक क्षमता कुछ होगा तो उसके लिए ये देगा कि हाँ भाई कोई भी फैक्ट्री खोलिए, लेबर का ख्याल रखिए, अरे ख्याल रखिए उसके स्वास्थ्य का, उसके सुरक्षा का, आप ऐसा इंतजाम कीजिए कि उसे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, उसकी सुरक्षा हर तरह से होना चाहिए ताकि उसे कोई किस्म का एक्सीडेंट ना हो। तो ये आप बता ये कर दे। उसके बाद एक होता है ILO, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसके तहत किसी भी लेबर को कानूनी प्रक्रिया के तहत स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे कोई फैक्ट्री है, 6 महीने से उसको सैलरी नहीं दे रहा है, या उसे प्रताड़ित कर रहा है, उसे नुकसान कर रहा है, या कोई लेबर किसी कंपनी को नुकसान में डाल रहा है, मशीन के मशीन उठा उठा बेचते चला जाएगा, वो कंपनी को नुकसान करेगा। या कोई कंपनी किसी वर्कर को अपने पैसा नहीं दे रहा है, खटा लिया है, तो वो उसको अधिकार है कि वो जाकर के लेबर के कोर्ट में जाए, कोर्ट में जा करके केस करे,